नमस्कार छात्राओं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने कला के सिद्धांत यह अध्याय प्रारंभ किया था। यह अध्याय आपके एमजीएस यूनिवर्सिटी के बीए भाग पाठ तृतीय के सिलेबस का एक भाग है। पिछले सप्ताह में हमने कला के सिद्धांतों में अनुरूपता और संतुलन का अध्ययन किया था। आज हम जिन दो नए सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे वह हैं रिदम एंड प्रोपोर्शन, यानी लय और अनुपात। लय, हम सभी प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं एवं प्रकृति के सुंदर मनोरम दृश्य का आनंद लेते हैं। प्रकृति इतनी खूबसूरत, आकर्षक एवं मनोहारी होने का कारण यही है कि प्रत्येक दृश्य में कला के तत्व एवं सिद्धांत दोनों का ही अंतर्भाव रहता है। लय अर्थात गति, जो हमें प्रकृति में नदी एवं सागर की लहरों, सूर्य की किरणों, बारिश की बूंदों, आग की लपटों, इन सभी में देखने को मिल जाती है। लय कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हमारी आँखें किसी भी रेखा, आकार एवं रंगों की आवृत्ति अनुसार यात्रा करती हैं तो हम उसे लय कहते हैं। किसी भी रिक्त स्थान में कोई भी गति या लय नहीं होती, किंतु यदि वहाँ कोई भी आकर्षक वस्तु रख दी जाए तो आँखें उस दिशा में गति करने लग जाती हैं और वहाँ लय उत्पन्न हो जाती है। अर्थात लय का संबंध निरंतर गति से है, जो आँखों को निरंतर प्रवाह देती है। लय कला का वह सिद्धांत है जो परस्पर संबंधित गतियों के बारे में बतलाता है। कला में लय का अर्थ एक सरल एवं संबंधित रास्ता है जिस पर हमारी आँखें रेखाओं, आकार एवं रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती हैं। लय यानी निरंतर संगठित गति है। वह नियमित पुनरावृत्ति के गति से एवं विभिन्न संक्रमित गति से दिखाई देती है। लय दो प्रकार की होती हैं, एक नियमानुसार लय और दूसरा स्वच्छंद लय। प्राचीन समय में नियमानुसार लय से सज्जा में उपयोग किया जाता था। लय प्राप्त करने की यह सबसे पुरानी पद्धति है। नियमानुसार लय को ही नियमित लय कहते हैं। इस प्रकार की लय प्राप्त करने के लिए निश्चित दूरी या अंतर पर एक ही इकाई या एक से अधिक इकाइयों का बार बार प्रयोग किया जाता है। इकाई या इकाइयों का नियमित प्रयोग उनमें संबंध स्थापित करता है एवं सज्जा को आकर्षक एवं मनोहारी बनाता है। यह लय को प्रकार करने का एक तरीका है। दूसरे प्रकार की लय है स्वच्छंद लय। स्वच्छंद लय में इकाई या इकाइयों को अनियमित दूरी या अंतर पर प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार की लय का प्रयोग सज्जा की नीरसता में नवीनता उत्पन्न कर उत्साह भर देता है। स्वच्छंद लय प्राप्त करने के लिए रेखा, रंग, आकार एवं आकृतियों को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। अब हम लय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके तरीकों के बारे में जानेंगे। प्रथम तरीका है, इसके मुख्यतः 5 तरीके हैं, जिसमें से प्रथम तरीका है आकार की पुनरावृत्ति। जिस प्रकार चित्र में दिखाया है, एक ही आकार की पुनरावृत्ति कर लय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार लय प्राप्त करने के लिए एक ही आकार को निश्चित दूरी पर बार बार प्रयोग किया जाता है। आकार में पुनरावृत्ति करते समय माप, अवकाश एवं अनुपात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। दूसरा तरीका है आकार में नियमानुसार वृद्धि के द्वारा लय प्राप्त करने की इस विधि में आकार में नियमानुसार वृद्धि की जाती है। आकार में धीरे धीरे नियमानुसार वृद्धि या कमी की जाती है, जैसे शोकेस में रखे छोटे हाथी से लेकर सबसे बड़े हाथी तक, दीवार पर लगी सबसे छोटी तितली से लेकर सबसे बड़ी तितली तक, जैसे चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार आकार में वृद्धि कर लय प्राप्त की जा सकती है। लय प्राप्त करने का तीसरा तरीका है
रेखाओं की सरल, संयुक्त एवं निरंतर गति के द्वारा। अखंड निरंतर रेखा द्वारा लय प्राप्त की जा सकती है। वक्र रेखाएं निरंतरता उत्पन्न करती हैं। इनके प्रयोग से लय एवं गति उत्पन्न होती है, जिस प्रकार की हमने चित्र में दिखाया है। अन्य तरीका है रेखाओं तथा नमूनों की स्थानांतरता द्वारा। रेखाओं एवं नमूनों की स्थानांतरता द्वारा भी लय उत्पन्न की जाती है। जब ये वक्र रेखाएं आड़ी या खड़ी रेखाओं को जोड़ती हैं, तब ये नमूने अधिक खूबसूरत दिखाई देते हैं। अब हम आंतरिक सज्जा में लय का उपयोग कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे। आंतरिक सज्जा में लय प्राप्त करने के विविध तरीकों को उपयोग कर लय प्राप्त की जा सकती है। बैठक कक्ष की सज्जा में फर्नीचर व्यवस्था नियमानुसार कर लय प्राप्त की जा सकती है। सोफ़ा सेट पर रखे जाने वाले कुशन एक जैसे आकार के उपयोग में लाए जाएं, तो आकार में पुनरावृत्ति द्वारा लय उत्पन्न होती है। कक्ष में पर्दे लगाते समय पर्दे में बनी बॉक्स प्लीट या विभिन्न प्रकार की प्लीट द्वारा लय उत्पन्न कर गृह सज्जा में उपयोग किया जाता है। कक्ष की दीवार की सज्जा में भी लय का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की फ्रेम लगाते समय आकार में पुनरावृत्ति कर तिरछी रेखा में फ्रेम सजाए जा सकते हैं, अथवा तितली, पक्षी या फूलों को दीवार पर लगाते समय आकार में नियमानुसार वृद्धि या कमी कर सबसे छोटी तितली, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस प्रकार की व्यवस्था कर लय उत्पन्न किया जाता है। दीवार की सजावट के अनुरूप ही कारपेट का चुनाव करें। कारपेट का चुनाव करते समय लय इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। फर्नीचर व्यवस्था गोल आकार में कर निरंतर गति द्वारा लय उत्पन्न की जा सकती है। यह नवीन और आकर्षक लगती है। रसोई कक्ष में बर्तनों की रचना, मसालों के डिब्बे आदि में व्यवस्था द्वारा लय उत्पन्न होती है। अब हम दूसरा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, वह है अनुपात। अनुपात कला का वह सिद्धांत है जिसके अभाव में किसी भी कलाकृति का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। यदि अनुपात का ध्यान नहीं रखा जाए तो कोई भी कलाकृति बहुत ही बेडौल और अनाकर्षक नज़र आती है। इसे संबंधों का नियम भी कहते हैं। संबंधों के नियम से तात्पर्य कला के विभिन्न तत्व यथा आकार, रंग, बनावट, प्रकाश एवं नमूनों में संबंध स्थापित करने से है। एक वस्तु के विभिन्न भागों को या एक ही समूह के विभिन्न वस्तु में स्थित समाधान पूर्वक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात संबंध का नियम है जिसके अनुसार एक स्थान का विभाजन आकर्षक रूप से कर उसे एक दूसरे एवं संपूर्ण रूप से संबंधित किया जाता है। अनुपात को हम 3 तत्वों से संबंधित कर और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पहला, रेखाओं में अनुपात। रेखाओं के संयोग से विभिन्न आकार की निर्मिति होती है। रेखाओं का सही अनुपात में उपयोग कर उचित आकार की निर्मिति की जाती है। अतः रेखाएं सही अनुपात में होना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की रेखाएं भिन्न भिन्न भाव एवं भ्रमों का निर्माण करती हैं। इनका उपयोग गृह सज्जा में नवीनता एवं सजीवता उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा अनुपात का निर्माण किया जा सकता है। आड़ी रेखाएं चौड़ाई का आभास का निर्माण करती हैं और खड़ी रेखाएं लंबाई का आभास का निर्माण करती हैं, जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है। दूसरा अनुपात है अनुपात एवं माप में अनुपात। सुंदर आकर्षक कलाकृति में माप व अनुपात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि योग्य उचित माप एवं अनुपात से बनी वस्तु एवं सज्जा ही आकर्षक दिखाई देती है। वस्तु के आकार निर्मिति में लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, इन तीनों मापों को एक दूसरे के साथ अनुपात में होना आवश्यक है, तभी सही आकार निर्मिति हो सकती है।
जिस प्रकार व्यक्ति के शारीरिक अनुपात के अनुसार उसके माप के वस्त्र सिलाए जाएं तो वे वस्त्र उसके शरीर पर सुंदर दिखाई देते हैं। अयोग्य माप के वस्त्र शरीर पर अच्छे दिखाई नहीं देते। ठीक उसी प्रकार आंतरिक सज्जा के कक्ष के माप के अनुसार वस्त्रों के माप होने चाहिए। साथ ही कक्ष में रखी अन्य वस्तुओं के माप भी एक दूसरे से संबंधित हों तो सज्जा आकर्षक एवं मनोहारी दिखाई देती है। कक्ष के आकार के अनुपात में उचित माप के फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक कक्ष का आकार छोटा है तो नाजुक एवं कम संख्या के फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा प्रकार का अनुपात है अनुपात में अवकाश। सज्जा में अवकाश होना आवश्यक है। अवकाश का उपयोग करते समय संपूर्ण जगह का क्षेत्र एवं दो वस्तुओं के बीच की जगह इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। गृह सज्जा में वस्तुओं की व्यवस्था करते समय यदि अवकाश अनुपात में रखा जाए तो की गई सज्जा और अधिक आकर्षक हो जाती है। इससे एकता एवं विविधता उत्पन्न की जा सकती है। एक ही समूह के विभिन्न वस्तुओं में समान अवकाश रखने से एकता का भाव का निर्माण होता है। गृह सज्जा में विभिन्न वस्तुओं की व्यवस्था करते समय अवकाश में अनुपात होना आवश्यक है। कक्ष में फर्नीचर की व्यवस्था करते समय आपस में इतना अवकाश रखें कि कमरा अनुपात में दिखाई दे। यदि समान ऊंचाई की तस्वीरें या वस्तुएं हैं तो उन्हें असमान ऊंचाई एवं भिन्न अवकाश पर व्यवस्थित करें तो सज्जा और अधिक रुचिकर लगेगी। गृह सज्जा में यदि सभी वस्तुओं का उपयोग योग्य माप एवं अनुपात में किया जाए तो सज्जा की ओर से ध्यान टिका रहेगा। साथ ही योग्य अनुपात में रेखाओं का उपयोग गृह सज्जा में किया जा सकता है। जैसे फर्नीचर व्यवस्था करते समय कमरे के आकार के अनुसार विभिन्न रेखाओं पर व्यवस्थित करना। छात्राओं, यह हुआ अनुपात और लय। अब बल सिद्धांत शेष रह जाता है जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।